औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 एनर्जेटिक्स। और एनर्जेटिक्स ये पिछले जो बुक थी हमारी उसका एक मतलब कि एक नया वर्जन है, हम कह सकते हैं इसको कि ये नया वर्जन है। बेसिकली वो चैप्टर थर्मोकेमिस्ट्री के रिलेटेड था। अब इसका थर्मोकेमिस्ट्री से नाम हटा के इसका नाम रख दिया गया है एनर्जेटिक्स। और ये अब नाइन्थ की जो नई सिलेबस आया उस नए सिलेबस के अंदर भी एनर्जेटिक्स जो है वो इंक्लूड है। और कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो यहाँ पे मिसिंग हैं, वो नाइन्थ में इंक्लूड कर दी गई हैं, लेकिन हम पहले फर्स्ट ईयर में वो वाली सारी टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ाया करते थे। लेकिन वो मैं साथ साथ रिपीट करूँगा, वो भी इसके अंदर के कौन कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो बेसिकली मिस हो गई हैं, तो अब हमारे पास कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं और जो यूज़ हो रही हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। एनर्जेटिक्स नाम से ज़ाहिर है कि एनर्जी का कैलकुलेशन। हम इस चैप्टर के अंदर एनर्जी का कैलकुलेशन पढ़ेंगे कि एनर्जी का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं किसी भी केमिकल प्रोसेस के थ्रू या किसी फिजिकल चेंज के अंदर। कोई भी अगर हमारे पास चेंज वाक़या हो रहा है या कोई प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस के दौरान में अगर एनर्जी चेंज वाक़या हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी इवॉल्व हो रही है, तो हम उस एनर्जी को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, तो उसके कैलकुलेशन का क्या तरीक़ाकार है। तो हम लोग सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करते हैं कि एनर्जेटिक्स हम कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं। हमारे सराउंडिंग के अंदर दो तरह के चेंज हमें देखने को मिलते हैं। एक फिज़िकल चेंज होता है, फिज़िकल चेंज जिसमें फेज़ या स्टेट चेंज होती है, फेज़ और स्टेट चेंज, ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है। और हम इसको नेकेड आई से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे मैं कह लूँ कि हमारे पास लिक्विड वाटर है, इस लिक्विड वाटर को मैं वाटर वेपर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करता हूँ, या मैं ये कह देता हूँ कि इसी लिक्विड वाटर को मैं फ्रीज करता हूँ और आइस में कन्वर्ट करता हूँ। इसमें हमारे पास लिक्विड स्टेट है, ये हमारे पास गैस फेज है और ये हमारे पास सॉलिड, ठीक हो गया। तो ये सारे चेंजेस जो मैं कर रहा हूँ लिक्विड वाटर से, ठीक हो गया, या मैं गैस वेपर्स को लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करता हूँ, या लिक्विड वाटर को आइस में कन्वर्ट करता हूँ, या आइस को H2O में कन्वर्ट करता हूँ, H2O को वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करता हूँ। तो ये सारा का सारा, इसमें कोई भी चीज़ नई नहीं बन रही, वही चीज़ है लेकिन अपना फेज चेंज कर रही है। यहाँ पे उसका फेज है सॉलिड, यहाँ पे उसका लिक्विड है, यहाँ पे उसका गैस है। तो ये जो सिर्फ फेज चेंज हो या स्टेट चेंज हो, तो ऐसे चेंज को हम फिजिकल चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। और इस फिजिकल चेंज के अंदर भी जो है वो एनर्जी इवॉल्व या एब्जॉर्ब होगी। तो इस आइस का वाटर के अंदर जाना, इसमें जितनी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी या इवॉल्व होगी, इसको स्टडी करना। फिर लिक्विड वाटर से वाटर वेपर्स में जाना, यानी उसको बॉयल करना या उसका एवेपोरेशन हो, तो उस सूरत हाल के अंदर जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और उस सूरत हाल में जो वाटर मॉलिक्यूल्स लीक करेंगे, तो हम इसको कह देंगे कि ये हमारे पास फिजिकल चेंज एक्कम्पनाइड बाय एनर्जी चेंज। यानी कि जब फिजिकल चेंज और इसके साथ साथ हीट चेंज भी हो रहा हो, तो हम इसको इस एनर्जेटिक्स के चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो उसके बाद केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज में हम कह सकते हैं कि हम कोई कार्बन है उसको जला रहे हैं, ठीक हो गया, और जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, और हाइड्रोजन गैस है उसको जला रहे हैं। हाइड्रोजन गैस को जलाने के बाद हमारे पास जो है वो वाटर वेपर्स बन रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये जो हमारे पास जिसमें दो कोई केमिकल रिएक्टेंट्स होते हैं और वो प्रोडक्ट्स बना देते हैं, तो ये जो चेंज है ये हमारे पास केमिकल चेंज है, जिसमें कोई दो चीज़ें होती हैं या दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, वो बिल्कुल रिएक्ट करके उनके दरम्यान में केमिकल प्रोसेस होता है, और उस केमिकल प्रोसेस के नतीजे में प्रोडक्ट्स बनते हैं जो बिल्कुल उनसे मैच नहीं करते। तो इस दौरान में भी हीट चेंज होगा, ये कंबशन रिएक्शन है। तो एनर्जी जो है वो इवॉल्व होगी, हीट एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, हीट एनर्जी इवॉल्व यहाँ पे भी इवॉल्व होगी और यहाँ पे भी इवॉल्व होगी, ठीक हो गया। इस तरफ हम जब जाएंगे इस डायरेक्शन के अंदर, यहाँ पे जब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में, ठीक हो गया, चाहे वो यहाँ से यहाँ जाते हैं या यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जाते हैं, ठीक हो गया। तो ये जो सारा चेंज है ना, ये हमारा चेंज जो है ये एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक, यानी हीट इवॉल्व होगी, ठीक हो गया, हीट इवॉल्व,
ठीक हो गया। और ये जो हमारा इस डायरेक्शन में जो चेंज है, चाहे हम आइस से लिक्विड वाटर में जा रहे हैं या लिक्विड वाटर से वाटर वेपर्स में जा रहे हैं, ये हमारे पास एंडोथर्मिक है या इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। और हीट क्या होगी? हीट एनर्जी, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब। इस केस के अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास जो केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज में दो रिएक्टेंट्स मिलेंगे, ठीक हो गया। और रिएक्टेंट्स मिलके क्या बना देंगे? वो हमें प्रोडक्ट्स देंगे, ठीक हो गया, प्रोडक्ट्स। और इस दौरान में हमारे पास क्या बनेगा? इस दौरान में हीट एनर्जी या तो एब्जॉर्ब भी हो सकती है या इवॉल्व भी हो सकती है। और ये जो केमिकल चेंज है इसमें जो कि हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट्स के दरमियान में जो बॉन्ड होते हैं, रिएक्टेंट्स के जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं। क्या होते हैं? ब्रेक। और जो हमारे पास प्रोडक्ट्स में ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं, इन प्रोडक्ट्स में नए बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड फॉर्म्ड, ठीक हो गया, नए बॉन्ड बनते हैं। तो हमारे पास हमें पता है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगती है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है और बॉन्ड को मेक करने के लिए एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका कैलकुलेशन हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ये कैसे करेंगे। तो हीट हमारे पास जो है ये एनर्जी है, ठीक हो गया। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक हो गया। और ये किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होती। डू नॉट प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, ठीक हो गया। ये किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होती। जब भी हीट को कहीं फ्लो करना होता है, यानी जहाँ पे हीट ज़्यादा होती है और कम जगह जहाँ पे हीट है, कम हीट है, तो उस जगह पे मूव करना है तो हीट वहाँ पे मूव कर जाएगी। हीट का फ्लो स्पॉन्टेनियस होता है। आप हीट को किसी जगह पे डक करके, हाँ, आप नॉन स्पॉन्टेनियसली इसको डक कर सकते हैं किसी जगह पे, लेकिन यह है कि अगर हीट को कहीं पे भी फ्लो करना हो तो वो फ्लो कर जाती है। ये किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है। उसके बाद हम इसके लिए जूल का यूनिट भी इस्तेमाल करते हैं, जूल, और हम इसके लिए कैलोरी का यूनिट भी इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों यूनिट जो है वो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, जूल और कैलोरी। उसके बाद हम लोग बेसिक डेफिनेशंस पे आ जाते हैं। तो हमारे पास बेसिक डेफिनेशन में सबसे पहली डेफिनेशन है सिस्टम। हम जहाँ पे हीट चेंजेस के बारे में पढ़ रहे होते हैं या वैसे कोई चीज़ हम लोग जो है ना वो साइंस के अंदर कोई भी चीज़ है जिसको हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, जिस चीज़ के ऊपर स्टडी कर रहे थे। फॉर एग्जांपल हम यही चैप्टर पढ़ें तो मैं इसी चैप्टर के हवाले से बता दूं कि आप कोई एक ऐसा सिस्टम है या एक ऐसी बॉडी है जिस बॉडी के अंदर आप हीट चेंजेस को स्टडी कर रहे हैं। ये बॉडी कोई माइक्रोस्कोपिक भी हो सकती है, मैक्रोस्कोपिक भी हो सकती है, एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है और एक पूरा का पूरा जो है ना वो क्रिस्टल भी हो सकती है। अब मैं अपने आप को जो है ना सिस्टम मान लेता हूँ, यानी मैं एक ऐसी बॉडी हूँ जिसको मैं सिस्टम कंसीडर कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं हीट चेंजेस के बारे में स्टडी कर रहा हूँ। अब बाहर गर्मी हो मेरे यानी कि बॉडी के अंदर जो है वो टेम्परेचर कम हो, तो बाहर से हीट एनर्जी किधर आएगी? ट्रेवल करेगी मेरी बॉडी के अंदर। और अगर बाहर ठंड हो, यानी बाहर टेम्परेचर कम हो, मेरे अंदर टेम्परेचर ज्यादा हो, तो मेरे अंदर से हीट एनर्जी फ्लो करके किधर जाती है? बाहर जाती है। तो ये हीट चेंजेस जो हम पढ़ते हैं किसी भी बॉडी के अंदर, तो इसको हम, वो जो बॉडी जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं हीट चेंजेस, वो हमारे पास क्या होता है? सिस्टम। तो सिस्टम हमारे पास एनीथिंग दैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन, anything that is under observation, यानी कोई भी चीज आपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखी है तो वो सिस्टम होगी। ये कोई बड़े से बड़ा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, छोटे से छोटा मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है। किसी भी चीज के अंदर आपने इसको, यानी कि आप कोई भी चीज को सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं। सिस्टम के अलावा जो भी चीज होती है ना, सिस्टम के अलावा, जैसे मेरे अलावा मेरा ये जो कमरा है, ये मेरा कमरा क्या होगा? ये मेरा सराउंडिंग होगा, ठीक हो गया। एनीथिंग दैट इज अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग या एनवायरमेंट ऑफ सिस्टम, ठीक हो गया। एनवायरमेंट ऑफ सिस्टम is called surrounding,
हम उसको सराउंडिंग कहेंगे। ठीक हो गया, ये हमारे पास सराउंडिंग होगा। और बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री वो वॉल होती है जो कि सराउंडिंग और सिस्टम को जुदा करती है। ठीक हो गया, वॉल बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग। और इसी बाउंड्री की बेस पे कोई भी सिस्टम जो है वो हीट चेंजेस जो है ना, हीट फ्लो कर सकता है और बाज़ दफ़ा नहीं भी कर सकता। अगर ये बाउंड्री ऐसी हो जो हीट चेंजेस को अलाउ करे तो उसमें सिस्टम में एनर्जी फ्लो करती है। ठीक हो गया, हम उसको कोई भी सिस्टम कह सकते हैं, ओपन भी कह सकते हैं, क्लोज भी कह सकते हैं। यानी ऐसा सिस्टम जिसमें हीट एनर्जी जो है वो फ्लो कर पाए तो हम उसको कोई ओपन सिस्टम भी कह सकते हैं, क्लोज सिस्टम भी कह सकते हैं। अगर एक ऐसी बाउंड्री वॉल हो जो कि हीट फ्लो को रोके, ठीक हो गया, तो उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक हो गया, अगर ये बाउंड्री जो है ये हमारे पास क्या करे, हीट चेंज को रोके, द बाउंड्री विच प्रिवेंट हीट लॉस। ठीक हो गया, तो वो कौन सा सिस्टम होता है, वो कौन से सिस्टम की बाउंड्री होती है? आइसोलेटेड सिस्टम। वो एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हीट लॉस को बाउंड्री रोकती है। और वो थर्मोस फ्लास्क हो सकता है, कोई भी थर्मोस फ्लास्क ले लें। वो थर्मोस फ्लास्क क्या करता है, उसके अंदर यानी आप देखें कि उसके अंदर जो चाय हम रखते हैं वो गर्म अगर रखी है तो उसी तरह गर्म रहेगी, और अगर हमने उसमें कोई चीज़ ठंडी रखी है तो वो ठंडी रहेगी। क्या होता है कि उसके अंदर जितनी भी हीट होती है वो हीट ना तो उसमें ऐड की जा सकती है ना उसमें से रिमूव की जा सकती है। और उसकी दीवार के अंदर भी अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल हम लोग वो सिस्टम बना ही लेते हैं, तो अगर ये थर्मोस फ्लास्क है ना, ये उसकी इनसाइड वाली वॉल होगी जहाँ पे वो मटेरियल मौजूद है। ठीक हो गया, वो मटेरियल मौजूद है। यहाँ पे बाहर वाली जो वॉल होगी और इनसाइड जो वॉल होगी, या तो इसके दरमियान में स्पेस होगी या फिर इसके दरमियान में कोई इंसुलेटेड मटेरियल भरा जाएगा जो कि इंसुलेट करेगा, हीट लॉस को रोकेगा। यानी ना तो हीट जो है वो बाहर से अंदर जा सकती है, यहाँ पे हीट ना तो बाहर से अंदर जा सकती है, ना ही हीट अंदर से बाहर जा सकती है। ये दोनों काम वो अलाउ नहीं करेगा। तो ऐसा जो सिस्टम होता है वो हमारे पास क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम। और ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हीट ऐड भी की जा सके, रिमूव भी की जा सकते, तो वो ओपन और क्लोज सिस्टम दोनों को कह सकते हैं। आगे चलते हैं तो हमारे पास स्पॉन्टेनियस जो है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं। ऐसा काम जो खुद ब खुद होता हो उसको हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस ऑन देयर ओन अकॉर्ड। प्रोसेस, ठीक है, कोई भी प्रोसेस है, टेक्स प्लेस ऑन देयर ओन अकॉर्ड। ठीक हो गया, ऑन अकॉर्ड, अपनी मर्जी के मुताबिक हो तो वो स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक हो गया, ऐसा प्रोसेस जो अपनी मर्जी के मुताबिक हो वो स्पॉन्टेनियस होता है। ऐसा प्रोसेस जो कि अपनी मर्जी के मुताबिक ना हो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। प्रोसेस that do not takes place, ठीक हो गया, on their own accord। जो ओन अकॉर्ड यानी अपनी मर्जी के मुताबिक ना हो सके उसको हम नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं। ऐसे हमारे कई प्रोसेस होंगे जो कि अपनी मर्जी के तहत नहीं हो पाएंगे तो हम उसको स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस की कैटेगरी में डालेंगे इधर ही। खैर मैं इसकी एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। एग्जांपल इसकी ऐसे है कि अगर फॉर एग्जांपल जो दरिया का पानी है ना वो ऊंचे पहाड़ी इलाकों से जाता है समंदर की तरफ। अब ये जो उसका फ्लो है ना, ये जो फ्लो है उसका, यही फ्लो उसका स्पॉन्टेनियस है। लेकिन हम यही अगर वो जो पानी है उसको रिवर्स करें अगर, तो रिवर्स नहीं हो सकता, खुद ब खुद कभी भी नहीं होगा, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो ऐसा प्रोसेस जो खुद ब खुद ना हो सके हम उसको करवा सकते हैं। हम उस नॉन स्पॉन्टेनियस को कर सकते हैं। कैसे? नॉन स्पॉन्टेनियस के हम एनर्जी का खर्च करके उसको वापस हम लोग जो है ना वापस उधर ट्रैवल करवा सकते हैं। एक बड़ी सी मोटर लगा दो आप पीछे, वैसे लगा तो नहीं सकते, वैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर मोटर लगा दो तो हम डायरेक्शन उसका मोड़ भी सकते हैं, तो एनर्जी का खर्च होगा उस पर।
तो नॉन स्पॉन्टेनियस, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास वैसे पानी आ रहा है दरिया का, उस दरिया के पानी में से खेतों को सैराब करना है, तो जब तक आप मोटर नहीं लगाएंगे वहाँ से हम जो है ना वो दरिया का पानी जो है वो खेतों में नहीं डाल सकते। तो ये जो मोटर लगा के आपने काम किया है ये नॉन स्पॉन्टेनियस था, और जो खुद ब खुद उसका फ्लो है वो स्पॉन्टेनियस है। तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, एक अपनी मर्जी के मुताबिक होने वाला, खुद ब खुद होने वाला, और एक खुद ब खुद ना होने वाला, वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। आगे चल के हम लोग जो है ना रिएक्शंस हैं कि ऐसा रिएक्शन, जिस रिएक्शन, थर्मोकेमिकल रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट चेंजेस वाक़या हो, ठीक हो गया। केमिकल रिएक्शन, प्रोसेस की बात नहीं हो रही, केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हीट चेंजेस हो, यानी हीट एब्जॉर्ब हो या इवॉल्व हो, उन दोनों सूरतों में वो रिएक्शन क्या कहलाएगा, वो हमारे पास थर्मोकेमिकल रिएक्शन कहलाएगा। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट चेंजेस हो वो थर्मोकेमिकल रिएक्शन होता है। और इसी केमिकल रिएक्शन की जब हम इक्वेशन लिखते हैं और उसके साथ हम ये भी लिखते हैं कि हीट एनर्जी कितनी, उसकी अमाउंट लिखते हैं कि कितनी एनर्जी इवॉल्व हुई है या एब्जॉर्ब हुई है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, उसको हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहते हैं। यानी हम उस इक्वेशन को क्या कहते हैं, थर्मोकेमिकल। ऐसी इक्वेशन जिसमें हम हीट चेंजेस के बारे में भी लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि हमारे पास जो हीट एनर्जी है वो हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है जब हम कार्बन को कंबस्ट कर रहे हैं, कार्बन को जला रहे हैं, ठीक हो गया। तो हमारे पास माइनस, ये माइनस का जो साइन होता है, ठीक हो गया, ये माइनस का साइन का मतलब होता है एक्सोथर्मिक, जो हीट है वो रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक है, ठीक हो गया। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में रिएक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, यानी कार्बन को जला रहे हैं, तो हमारे पास हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है। ऐसे रिएक्शन जिसमें हम लोग ये सारी चीज़ प्रोसेस मेंशन करते हैं, ये हमारे पास थर्मोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, और इसका ये इस तरीके से लिखना ये केमिकल इक्वेशन होती है। उसके बाद ये जो ब्रांच जिसके अंदर ये सारी चीज़ें स्टडी की जाती हैं वो हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री होती है, यानी जिसके अंदर आप केमिकल रिएक्शन और हीट चेंजेस के बारे में पढ़ते हो वो हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री होती है। अब थर्मोकेमिस्ट्री में थर्मोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें हीट एनर्जी इवॉल्व होगी, और एक वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक हो गया। दो तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं, एक केमिकल रिएक्शन वो होता है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और एक वो होगा जिसमें एनर्जी इवॉल्व होगी। ये एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड या रिलीज हम कह सकते हैं, ठीक हो गया। आउटसाइड भी कह सकते हैं और रिलीज भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद एंडो का मतलब इनसाइड भी होता है, इनसाइड, ठीक हो गया। और एब्जॉर्ब भी आप इसको कह सकते हैं। तो ऐसे केमिकल प्रोसेस जिसमें हीट एनर्जी क्या हो, हीट एनर्जी, ठीक हो गया, हीट एनर्जी इवॉल्व, ठीक हो गया, इवॉल्व हो। ऐसे केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर हीट एनर्जी इवॉल्व हो, हीट एनर्जी बाहर आए, तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहेंगे। जैसे कि कंबशन रिएक्शन आम रिएक्शन है, आप चूल्हा जलाते हो, उसमें गैस जलाते हो, हीट एनर्जी उसमें से रिलीज होती है, वो हमारे पास क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस रॉकेट में भरते हैं। कोई भी स्पेस रॉकेट होता है, स्पेसशिप होती है, उसमें हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, साथ में ऑक्सीजन गैस होती है जो उसको हाइड्रोजन गैस को जलाती है, और साथ में वाटर वेपर्स बनते हैं। इस दौरान में जो हीट एनर्जी रिलीज होती है वो -57.6 किलो जूल। इसके लिए हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए क्या होगा, हमेशा हीट एनर्जी जो है वो माइनस होगी, क्या होगी, माइनस, यानी हीट एनर्जी हमारे पास क्या होगी, माइनस होगी। माइनस का मतलब होता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, माइनस हो रही है वहां पे, ठीक हो गया, एनर्जी प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, यानी इनकम्प्लीट कंबशन जब होती है कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और उस दौरान में हीट एनर्जी कितनी रिलीज होती है, -110.5। कंप्लीट कंबशन में -393.5 और 110 जो है वो उसमें रिलीज होती है। तो ये पर इनकम्प्लीट कंबशन है। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होते हैं, इसमें मैंने कंबशन रिएक्शन की एग्जांपल दी है, ठीक हो गया, आप इसको मेंशन कर ले, ईजी कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, ठीक हो गया, रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, ठीक हो गया।
अच्छा, उसके बाद एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक हो गया। केमिकल एनर्जी, केमिकल प्रोसेस है ये, ठीक हो गया। एक्सोथर्मिक प्रोसेस केमिकल प्रोसेस होते हैं, केमिकल प्रोसेस। और इस केमिकल प्रोसेस में क्या होता है, हीट एनर्जी, ठीक हो गया, हीट एनर्जी ये एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब होती है, ठीक हो गया। ऐसा काम जो हीटिंग के बगैर ना हो सकता, जिसके अंदर हीट एनर्जी ऐड करेंगे तो वो काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसमें हीट एनर्जी की यानी कि हीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हीट निकलेगी उसमें से। और यहाँ पे हीट एनर्जी दिए बगैर काम नहीं होगा। आप हीटिंग किसी भी सूरत में दे सकते हैं। आप हॉट प्लेट पे किसी चीज़ को रख सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि उसके नीचे आग लगा सकते हैं, और भी कोई हीटिंग के सोर्स हैं तो वो भी आप इस्तेमाल करके, कोई भी प्रोसेस है जिसमें हीट एनर्जी दे के काम होता है तो हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रो आयोडिक एसिड बनता है, और इस नतीजे में जो एनर्जी है वो हमारे पास क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। इसी तरीके से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का रिएक्शन करते हैं और हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, और ये भी हमारे पास जो प्रोसेस है वो हमारे पास क्या है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर हमेशा प्लस का साइन इस्तेमाल होगा, यानी हीट एनर्जी ऐड की जा रही है, उसके अंदर एनर्जी से ही काम चलाया जा रहा है। इसमें आप बेटर एग्जांपल ये दे सकते हैं, कुकिंग, जी जो कुकिंग करते हैं आप, कुकिंग, ये कुकिंग हमारे पास क्या है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है जो हम आप घर में करते हैं, ठीक हो। उसके बाद हमारे पास कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज है 6.1, जो कि इन्हीं सारी टॉपिक से रिलेटेड है। जो हमने टॉपिक पढ़े हैं यहाँ पे हम उसी को ही इस्तेमाल करके प्रोसेस बताएंगे कि कौन सा प्रोसेस इसमें एक्सोथर्मिक है, कौन सा प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक है, ठीक हो गया। तो हम फ्रीजिंग ऑफ वाटर जो होता है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर हम कह सकते हैं कि फ्रीजिंग ऑफ वाटर हमारे पास ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक हो गया। यानी आपने इसके लिए क्या करना है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसे एक्सोथर्मिक है, देखो हमारे पास वाटर होता है लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में इसके मॉलिक्यूल्स जो है ना वो मूव कर रहे होते हैं, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, मूव करने से उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। आप क्या कर सकते हो, आप उसके अंदर से जितनी हीट होती है उस हीट को बाहर निकाल देते हो। कैसे, उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर डाउन करके, ठीक हो गया। जैसे आपने एक कटोरा है ना, ये कटोरा आपने फ्रीजर में रखा है और इसमें पानी है, ठीक हो गया। आप इसको जब जिस फ्रीजर में रख रहे हो, ठीक हो गया, जिस सराउंडिंग में आप इसको रख रहे हो उस सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, डाउन है, और इसके अंदर टेम्परेचर क्या है, हाई है। तो ये हीट एनर्जी किधर फ्लो करेगी, बाहर। हीट एनर्जी जैसी बाहर फ्लो करेगी तो क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम पड़ जाएगी, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम पड़ जाएगी, वो मॉलिक्यूल्स मूव करना बंद कर देंगे और फिक्स पोजीशन पे आ जाएंगे, तो वो फ्रीज हो जाएंगे, ठीक हो गया। H2O सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सॉलिड में इनकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिक्विड में है, मिनिमम के और उससे भी मैक्सिमम किस में, गैस में है। तो मतलब ये कि आपने लिक्विड में से क्या किया, उनसे हीट एनर्जी निकाल के उसकी काइनेटिक एनर्जी को कम कर दिया है। काइनेटिक एनर्जी कम होने के बाद क्या हुआ, लिक्विड एक फिक्स पोजीशन पे आ गए। तो इस दौरान में हीट एनर्जी बाहर निकल रही है। वो जो कटोरा होगा, जो भी पानी आपने रखा है उस पानी में से हीट एनर्जी किधर जाएगी, बाहर जाएगी। तो ये जो बाहर जाएगी तो हमारे पास इसमें हम वो हीट बाहर निकल रही है सिस्टम से, तो एक्सोथर्मिक। हाँ, वो अलग बात है कि आपने ये नॉन स्पॉन्टेनियसली किया है, यानी आपने सराउंडिंग का टेम्परेचर डाउन कर दिया है। फ्रिज के अंदर जो होता है सराउंडिंग का टेम्परेचर बाहर से डाउन कर देते हैं आप, तो उसमें से सिस्टम में से हीट एनर्जी की तरफ बाहर फ्लो करती है। कोई भी चीज़ आप रखते हैं तो वो फ्रीज हो जाती है। तो फ्रीज क्यों हो जाती है, आप उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म कर देते हो, सॉरी खत्म तो नहीं करते, कम कर देते हो, आप उसकी काइनेटिक एनर्जी को कम कर देते हो, हीट एनर्जी निकाल के बाहर। कंबशन, एवरी टाइप ऑफ कंबशन इज एक्सोथर्मिक, ठीक हो गया। तो इसके लिए लिख लें, एवरी टाइप ऑफ कंबशन, एवरी टाइप ऑफ कंबशन इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। ये किसके बारे में पूछ रहे हैं, ये आपके घरों में जो आग जलाते हो ना आप लोग, चूल्हे में वो जो आग होती है वो
कंबशन ऑफ मीथेन है जिसे हीट एनर्जी बाहर निकलती है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई है, पहले तो सब्लिमेशन समझ लो। सब्लिमेशन होता क्या है, कोई भी चीज सॉलिड में है उसको डायरेक्ट गैस में जो कन्वर्ट करते हैं उसको हम सब्लिमेशन करते हैं। ठीक हो गया, तो जाहिर सी बात है इसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। अब पहले मॉलिक्यूल्स जो है ना वो साथ में चिपके हुए हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम है, आपने उसको बिल्कुल गैस फेज में चेंज करना है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगी, आप हीट एनर्जी उसको देंगे, हीट एनर्जी देने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी और वो मूव करने लगेंगे। तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक हो गया। इसी गैस जो होती है ना, इस गैस को आप जब कन्वर्ट करते हो दोबारा से सॉलिड के अंदर, ये ऊपर वाला जो है ना ये सब्लिमेशन है। ठीक हो गया, ये है सब्लिमेशन। नीचे वाला जो है इसको कहते हैं डेपोजिशन, डेपोजिशन। और ये जो डेपोजिशन होती है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। डेपोजिशन एक्सोथर्मिक है। ठीक हो गया, यानी किसी भी चीज का फॉरवर्ड अगर एक्सो है तो रिवर्स एंडो होगा। ठीक हो गया, अब इसका फॉरवर्ड एंडो है तो रिवर्स एक्सो होगा। उसके बाद अगला प्रोसेस है जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, उसको आप लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो। तो इसमें क्या कर रहे हो, बेसिकली आप कंडेंसेशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो, कंडेंसेशन। इसमें आपने कंडेंसेशन की है, यानी आपने वाटर वेपर्स जो हैं उनको कंडेंस करके किस में कन्वर्ट किया, लिक्विड के अंदर। एक चीज आप समझ लो हमेशा कि H2O है लिक्विड में है, इधर आप H2O गैस में लेके जाते हो, इधर H2O सॉलिड है। ठीक हो गया, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में लेके जाते हो। तो ये जो सॉलिड से लिक्विड में जाना है इसको हम मेल्टिंग कहते हैं, लिक्विड से गैस में जाना है इसको वेपोराइजेशन कहते हैं। इसका रिवर्स क्या होगा, इसको हम कंडेंसेशन कहेंगे। और इसका रिवर्स क्या होगा, लिक्विड से सॉलिड में आना, इसको हम कहेंगे जी फ्रीजिंग। ठीक हो गया, तो ये जो रिवर्स में आ रहा है, रिवर्स वाला मामला जो है ये हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक है। और फॉरवर्ड वाला जो है ये एंडोथर्मिक है। इस साइड में आप क्या करोगे, एंडो, और रिवर्स में क्या होगा, यानी रिवर्स में क्या होगा, यहाँ पे होगा एक्सो। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है डीकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। डीकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन में, लाइमस्टोन होता है हमारे पास, लाइमस्टोन कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। इस कैल्शियम कार्बोनेट को आप क्या करते हो, हीट करते हो। हीट करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हो, साथ में CO2 रिलीज होता है। ठीक हो गया। अब ये लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन ये क्या है, इसको हम क्विक लाइम कहते हैं, क्विक लाइम। ठीक हो गया। और जब हम इसको वाटर में मिला लें, वाटर में, तो उसको हम लाइम वाटर कहते हैं, लाइम वाटर। ठीक हो गया। और स्लेग लाइम भी कह देते हैं उसको। ठीक हो गया। तो ये प्रोसेस, इसमें हीट आप एब्जॉर्ब करेंगे तो ये डीकम्पोजिशन क्या होगी, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। अच्छा, सारे किस्म की डीकम्पोजिशन एंडोथर्मिक नहीं होती। हम ये जो HI है, ठीक है, HI इसको ब्रेक करें, H2 में कन्वर्ट कर दें और साथ में I2 में कन्वर्ट कर दें, ये हमारे पास ये भी डीकम्पोजिशन होगी। और इस डीकम्पोजिशन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर दो हाइड्रोजन आयोडाइड के मॉलिक्यूल हैं, वो हाइड्रोजन गैस और आयोडीन के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। इस प्रोसेस के अंदर हीट एनर्जी क्या होगी, इवॉल्व होगी। और उस केस में हम जो ब्रेक कर रहे हैं इसको, तो उसमें एब्जॉर्ब होगी, तो एंडोथर्मिक। यानी कुछ हमारे पास ऐसे बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन भी होती है। बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन के नतीजे में हमारे पास जो है वो क्या होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। कुछ डीकम्पोजिशन ऐसे हैं जिसमें हमारे पास वो एक्सोथर्मिक होते हैं और कुछ होते हैं एंडोथर्मिक। तो आपने अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल जो है वो आपने जवाब देना है, कि वो आपने पहले से स्टडी कर लेना। कुछ आप गूगल पे सर्च कर लें कि कौन से एक्सोथर्मिक होते हैं डीकम्पोजिशन, कौन से एंडोथर्मिक होते हैं, तो ये आपको मुख्तलिफ जो है ना वो चीज़ें बता देगा। तो उस सूरत हाल में आपने कैटेगरी समझ लेनी है कि कौन कौन सी कैटेगरी के जो है ना वो डीकम्पोजिशन हमारे पास एक्सो होती है, कौन के एंडो होती है, तो आपने उस तरीके से स्टडी कर लें।
अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने क्वेश्चंस कमेंट में लिखें। जो भी आपका क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।